मैं आशीष पाठक, प्रवक्ता, नेशनल इंटर कॉलेज, तहसील फतेहपुर बाराबंकी, आप सभी विद्यार्थियों का भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो अच्छे ढंग से आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग फिर से कुछ नए शीर्षकों और महत्वपूर्ण शीर्षकों के साथ इस कक्षा में चर्चा करेंगे। और आज के जो बिंदु, जो शीर्षक मैंने आज की कक्षा में आपके लिए तय किए हैं, जिनसे हम सब जुड़ करके आज की इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, उनसे आइए परिचित होते हैं। तो आज हम लोग इस कक्षा में जिन शीर्षकों पर चर्चा करेंगे, उनमें पहला है वैद्युत फ्लक्स और फिर गाउस का नियम। ये दोनों ही जो हमारे शीर्षक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। गाउस का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है और वैद्युत फ्लक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इन शीर्षकों के साथ विद्यार्थियों, आज हम लोग इसके पूर्व और बीच में कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे जो इन शीर्षकों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, जिनका उपयोग हम इन शीर्षकों के ज्ञान में करेंगे। तो आइए हम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ, और सबसे पहले उसी संदर्भ में एक परिभाषा से परिचित होते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है? आइए देखते हैं कि हम क्षेत्रफल को सदिश से कैसे संबद्ध कर सकते हैं। तो अब आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित है और इस चित्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं और आपसे बताता हूं कि यदि मान लीजिए एक लघु क्षेत्रफल खंड का परिमाप डेल्टा एस हो, और यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, ये लघु क्षेत्रफल खंड है जिसका परिमाप डेल्टा एस है, परिमाण डेल्टा एस है, मैग्नीट्यूड डेल्टा एस है, और इस पर एक अभिलंब नॉर्मल ड्रा किया गया है, यहां पर ये नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, और इस अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश एन कैप है। तो अगर हमारे पास क्षेत्रफल खंड जिसका परिमाण डेल्टा एस हो और उस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा का इकाई सदिश एन कैप हो, तो हम इसको सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस है, जिसका मान होगा डेल्टा एस और एन कैप। अब आप देखें, यहां पर हमारे पास दिशा मिल जाने से केवल जो परिमाण था हमारा क्षेत्रफल का खंड, वो हमारे पास बन गया क्षेत्रफल सदिश। तो ये तो हमने यहां पर एक समतल अवयव लिया था, समतल क्षेत्रफल का अवयव लिया था और उसको हमने व्यक्त किया। लेकिन हमको विद्यार्थियों यह भी जानना है, यह भी समझना है कि अगर हमारे पास कोई वक्रीय पृष्ठ हो तो उसको हम क्षेत्रफल सदिश से कैसे संबद्ध करेंगे। समतलीय हमारे पास क्षेत्रफल अवयव था, उसको तो बहुत सहजता से हमने क्षेत्रफल सदिश से संबद्ध कर दिया। अब अगर वक्रीय पृष्ठ है, जैसा आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, यहां एक वक्रीय पृष्ठ लिया गया है, इसको हम क्षेत्रफल सदिश से कैसे संबद्ध करते हैं, तो इसको भी हमको समझना है। तो आपको जब भी कोई वक्रीय पृष्ठ को क्षेत्रफल सदिश से संबद्ध करना होगा, क्षेत्रफल सदिश के रूप में हमको बताना होगा, तो हम क्या करते हैं, उसका जो वक्रीय पृष्ठ है उसको छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं। और जब हम उसको लघु अवयवों में विभाजित करेंगे तो उसका जो एक छोटा अवयव होगा, जो उसका एक लघु क्षेत्रफल अवयव होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वो इस समतल की भांति ही होगा। जैसा आपने ऊपर देखा था वो वैसा ही हमको मिल जाएगा, एक समतल की भांति मिल जाएगा, एक समतलीय अवयव की भांति मिल जाएगा, समतलीय क्षेत्रफल हो जाएगा उसका। और तब हम उस पर अभिलंब खींचेंगे और फिर से जैसे हमने यहां पर परिभाषित किया था क्षेत्रफल सदिश को, कि क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस एन कैप, जहां एन कैप अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश है, वैसे हम यहां भी इसको परिभाषित कर पाएंगे। एक बात आपके मन में भी प्रश्न आना चाहिए। मैं आपसे बताता हूं कि अगर हम अभिलंब खींच रहे हैं तो अभिलंब की दो दिशाएं हमको मिल सकती हैं। अब हमको किस दिशा को लेना है, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। तो बंद पृष्ठों के लिए तो यह बहुत सहज है कि बंद पृष्ठों के लिए हम अभिलंब की जो दिशा लेते हैं वो बाहर की ओर लेते हैं, आउटवर्ड दिशा लेते हैं। देखें आप यहां पर, अगर ये बंद पृष्ठ है तो बाहर की ओर जो अभिलंब खींचा गया है उसकी दिशा हमने ली है, और उसी बाहर की दिशा में ही इकाई सदिश एन कैप लिया है। इस प्रकार से हम किसी क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित करते हैं। क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित करने के लिए उसके परिमाण और उसके अभिलंब की दिशा के इकाई सदिश के साथ उसको लिख करके हम क्षेत्रफल सदिश के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिस्कस करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की चर्चा के लिए मैं आपसे थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम एक डीएस क्षेत्रफल, डीएस मैंने क्यों कहा, देखिए इसको जो मैं लिख रहा हूं, एक लघु क्षेत्रफल है, डीएस क्षेत्रफल है, एक लघु क्षेत्रफल है। इसके छोटे से पृष्ठ की हम चर्चा करेंगे। डीएस क्षेत्रफल का छोटा सा पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अभिलंबवत
इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक द्रव जिसका वेग v है, सदिश v से हमने प्रदर्शित किया, प्रवाहित हो रहा है। इस ds क्षेत्रफल अवयव जो हमारा समतलीय अवयव है, एक पृष्ठ है, उसके अभिलंबवत हमारा v वेग से जो सदिश v से प्रदर्शित किया गया है एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। अब हमसे कहा जाए कि इस जो हमारे पास पृष्ठ से, ds पृष्ठ से जो प्रवाह की दर होगी द्रव की, वो क्या होगी? तो हम ये बता सकते हैं कि प्रवाह की दर इकाई समय में इस पृष्ठ ds से गुजरने वाले द्रव का जो आयतन होगा वो कितना होगा आयतन? आप देख सकते हैं vds, यही वो आयतन होगा जो उस पृष्ठ से इकाई समय में गुजरेगा, और यही कहलाएगा उस पृष्ठ से गुजरने वाले द्रव का फ्लक्स। यही कहलाएगा उस पृष्ठ से गुजरने वाले द्रव का फ्लक्स। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से हमारे पास ये द्रव इधर v वेग से प्रवाहित हो रहा हो और हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पृष्ठ हो जिसकी दिशा इधर की ओर हो, हमारे पास जो अभिलंबवत रखा हुआ हो, तो हम ये कह सकते हैं इस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो वेग के समानांतर है, और तब यहां पर जो आयतन गुजरेगा वो vds होगा और यही फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है विद्यार्थियों। दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है जिसको हमने ds क्षेत्रफल का बताया है, ये ऐसा न रखा हुआ हो कि उससे जो अभिलंब खींचा जाए वो वेग के दिशा के समांतर हो, वेग की दिशा में हो। अगर जो हमारे ds पर खींचा गया अभिलंब है उसके और वेग के बीच कोई कोण बनता हो, मान लीजिए थीटा कोण बनता हो, तब क्या होगा? मान लीजिए यहां पर हम कहें कि इस तरीके से हमारा ये द्रव प्रवाह का है और हमारे पास जो ds क्षेत्रफल है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब आप देखेंगे ये हमारे पास थीटा कोण बन रहा है, ये वेग की दिशा है, ये हमारे पास वेग की दिशा है, और यहां पर ये किस चीज की दिशा है? ये हमारे पास ds क्षेत्रफल खींचे गए अभिलंब की दिशा का इकाई सदिश n कैप है। दोनों के बीच थीटा कोण बन रहा है। तो यहां पर द्रव वेग के अभिलंबवत जो प्रक्षेप होगा उस पृष्ठ का वो होगा हमारे पास ds cos थीटा। कितना हो जाएगा? ds cos थीटा। और ऐसी परिस्थिति में जो द्रव का फ्लक्स होगा इस ds पृष्ठ से गुजरने वाला वो हो जाएगा vds cos थीटा। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं सदिश रूप में, सदिश v डॉट n कैप ds। ये हमारे पास पृष्ठ हो जाएगा अगर हमारे पास वो पृष्ठ इस प्रकार से रखा है कि पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और वेग की दिशा के मध्य थीटा कोण बन रहा है। तो अब हमने देखा कि कोण बदलने से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब आते हैं हमारे जो प्रकरण है विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत के क्षेत्र में भी हम कुछ ऐसा ही समतुल्य यहां पर नाम लेंगे। अगर विद्युत के क्षेत्र में उसको हम नाम लेते हैं तो उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पास जो प्रेक्षण योग्य राशि हम ले रहे हैं अर्थात विद्युत फ्लक्स, इसमें प्रवाह नहीं है। हम जब द्रव की बात कर रहे थे वहां प्रवाह था, यहां विद्युत फ्लक्स में प्रवाह नहीं है, इस राशि का कोई भी प्रवाह नहीं है। तो अब हम यहां पर चर्चा करते हैं। हम देख चुके हैं कि किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखे हुए इकाई क्षेत्रफल से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है गुजरने वाले, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए इकाई क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप होती है कि जितनी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं वो प्रबलता की माप होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई में उसके अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र ई में किसी बिंदु पर उसके अभिलंबवत एक छोटा समतलीय अवयव रख दें जिसका परिमाण डेल्टा एस हो। अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई में, ये ई है वैद्युत क्षेत्र का मान, एक छोटा समतलीय अवयव जिसका परिमाण डेल्टा एस हो उसके अभिलंबवत रख दें तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होती है? ई डेल्टा एस के अनुक्रमानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र रेखाएं हम कितनी खींचेंगे ये चयन पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्षेत्र रेखाओं की सापेक्ष अपेक्षित संख्या ही ले तो ज्यादा भौतिक दृष्टि से उसकी सार्थकता होगी। इसलिए ई डेल्टा एस के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये पृष्ठ डेल्टा एस अभिलंबवत न हो, इसको थीटा कोण से घुमा दिया जाए। घुमाने का तात्पर्य क्या है? जैसे हमने यहां पर आपको समझाया था कि अगर अब
पृष्ठ पर जिसका हमारे पास परिमाण डेल्टा एस है, इसके खींचे गए अभिलंब की दिशा और क्षेत्र की दिशा के मध्य थीटा कोण बनता हो, तो हमारे पास जो ये क्षेत्र है इसके अभिलंबवत दिशा में जो पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रक्षेप होगा वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। और ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पास क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेंगी वो ई डेल्टा एस कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होंगी। यहां ध्यान देंगे, अर्थात फिर से यहां पर क्या हुआ, यहां पर परिवर्तन हो गया। पहले जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी अभिलंबवत रखने पर, अब उससे घट गई क्षेत्र रेखाएं गुजरने वाली। तो इसका मतलब ये जो अभिविन्यास है, जो ओरिएंटेशन है, ये परिवर्तन ला रहा है। यहीं पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो हम इस लिहाज से अब हम परिभाषित करने चलते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है, और किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या हमने देख लिया है स्पष्ट रूप से 3 कारकों पर निर्भर कर रही है। एक तो ई यानी कि जो कि वैद्युत क्षेत्र है, ये तीव्रता हमने इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे पास ये परिमाण लिया है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र, जो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो माप है वो ई, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, और हमारे पास पृष्ठ का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है, इंक्लिनेशन है, जिसको हम थीटा से कह रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह कि वैद्युत क्षेत्र के ऊपर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर और अभिविन्यास के ऊपर निर्भर करता है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स। अब उसको गणितीय रूप में अगर हम परिभाषित करें तो जो चीजें मैंने आपसे कही थी उसको यहां चित्र में दिखाया गया है। एक ये डेल्टा एस हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल है, लघु अवयव है। ये इस प्रकार से रखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसकी दिशा एक ही है। यहां पर आप देख सकते हैं ई की दिशा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और डेल्टा एस की दिशा एक है। और यहां दूसरा चित्र जो हमारे पास आप देख रहे हैं, इसमें डेल्टा एस जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है उसको इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है कि यहां पर देखें ये जो कोण बन रहा है विद्यार्थियों, ये कोण हमारे पास थीटा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र ई और हमारे पास डेल्टा एस पर अभिलंब की दिशा में कोण थीटा बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा एस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर डेल्टा फाई हो तो डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस होगा, या इसको हम कह सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा बिंदु गुणन की परिभाषा से हम कह सकते हैं। और अगर सामान्य रूप में हम परिभाषा देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश एस के अदिश गुणन के बराबर होता है, बिंदु गुणन के बराबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहां हमारे पास डेल्टा एस पृष्ठ क्षेत्रफल था इसलिए डेल्टा फाई हमने कहा है। और एक चीज और यहां आपसे बताना चाहूंगा, हम अगर इस पूरे अगर कोई एस पृष्ठ हो और हम उससे गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना चाहें तो हम सिग्मा लगा करके व्यक्त कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा ई डेल्टा एस होगा। ध्यान दें ई डॉट डेल्टा एस होगा। लेकिन एक चीज यहां हमको देखना होगा, इस ये डेल्टा में सभी डेल्टा एस हमको लेने होंगे, लेकिन इसको हम लगभग बराबर कहें तो ज्यादा उचित होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि जो लघु क्षेत्रफल हमने डेल्टा एस लिया है उस पर वैद्युत क्षेत्र समान है, जितने इस तरीके के हम चुनेंगे। ये तभी सही हो सकता है जब डेल्टा एस अत्यंत अल्प हो, लगभग 0 के बराबर हो, टेंड्स टू 0 हो, तब ये हमारा गणितीय रूप में सही होगा। और तब इसको हम समाकल के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब हम इसको समाकल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास क्षेत्र अब समाकल ले सकते हैं, हमारे पास ये सरफेस इंटीग्रल ले सकते हैं, ईडीएस, इस तरीके से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। जब डेल्टा अत्यंत स्मॉल होगा तो इसको डीएस के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहां पर यह बता सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशियों के बिंदु गुणन से प्राप्त हो रही है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसका हमारे पास जो विमीय सूत्र है ml3 t-3 a-1 होता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है वैद्युत क्षेत्र पर, पृष्ठ क्षेत्रफल S पर और अभिविन्यास पर, उस क्षेत्रफल के ओरिएंटेशन पर, इंक्लिनेशन पर जो वहां पर रखा गया है। तो अब वैद्युत फ्लक्स को जानने के बाद आइए बढ़ते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक, गाउस प्रमेय के पहले, गाउस नियम के पहले हम संतत आवेश वितरण को जानते हैं। संतत आवेश वितरण क्या है विद्यार्थियों? हमने अभी तक
विविक्त आवेश विन्यास की चर्चा की है। विविक्त आवेश विन्यास के कारण चर्चा करना सरल होता है, सहज होता है, क्योंकि उनकी गणनाएं सरल होती हैं। उसमें हमको कैलकुलस, कलन का उपयोग नहीं करना होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हमेशा यह संभव भी नहीं होता है कि हम विविक्त आवेशों को लेकर के कार्य कर सकें। इसलिए हमको संतत आवेश वितरण की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं कि संतत आवेश वितरण का एक उदाहरण लेता हूं कि कैसे हमको आवश्यकता पड़ती है। हम एक आवेशित चालक की बात करें। एक आवेशित गोलाकार चालक है, मान लीजिए, उसके पृष्ठ पर हमने ये देखा, हमने उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस हमने अगर मान लीजिए चुना। वो स्थूल अवयव है, लेकिन इतना पर्याप्त है कि उस पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ सकता है, पर्याप्त है इतना। अब अगर हम उस डेल्टा एस जो हमारे पास हमने छोटा क्षेत्र अवयव लिया है, उस पर बड़ी संख्या में आवेश को समाने की सामर्थ्य है, धारित करने की सामर्थ्य है, और उस पर मान लीजिए डेल्टा क्यू आवेश हो, तो वहां पर हम उस क्षेत्रफल अवयव के लिए परिभाषित कर सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व संतत आवेश वितरण की प्रक्रिया में, जो कि हमारे पास क्या होगा, उस अवयव पर समाये हुए आवेश यानी कि डेल्टा क्यू और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो परिमाण है डेल्टा एस के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के आवेश घनत्वों को पहले परिभाषित करेंगे, जिनमें पहला है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है विद्यार्थियों? इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले चिन्ह जान लिया। अब हम ना चित्र में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, सूक्ष्म स्तर पर तार का एक रैखिक अवयव है डेल्टा एल। डेल्टा एल सूक्ष्म स्तर पर तार का रैखिक अवयव है और डेल्टा क्यू इस रैखिक अवयव में समाये हुए आवेश हैं। आप देखिए, छोटा सा अवयव है, सूक्ष्म अवयव है, और इस पर समाये हुए आवेश डेल्टा क्यू हैं। तो हम रैखिक जो आवेश घनत्व है उसको लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, और लैम्डा बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, यहां पर लिखा हुआ है, और इसका मात्रक यहीं से हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद अभी जो दूसरा आवेश घनत्व, जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, यहां पर ये स्मॉल सिग्मा है। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां दूर रखिएगा। हम 2 तरीके के सिग्मा यूज करेंगे। अगले जो हमारे पास इसके बाद जो कक्षा होगी उसमें भी इन दोनों का उपयोग होगा। एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। इसको कैपिटल सिग्मा कहते हैं, इसको स्मॉल सिग्मा कहते हैं। इसका उपयोग हम योग के लिए करते हैं, और इसका उपयोग हम यहां पर फिलहाल स्थिर विद्युत्की में पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब भी ये आएगा तो यहां पर स्थिर विद्युत्की में पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये योग के लिए प्रयोग होगा। ये हमारे पास कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास अगर छोटा सिग्मा से पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करें, यदि चालक के किसी पृष्ठ पर किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस पर आवेश डेल्टा क्यू हो, तो हमारे पास जो पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस के बराबर होगा, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वर्ग मीटर। इसी तरीके से जो तीसरे तरीके का आयतन हम आवेश घनत्व परिभाषित कर सकते हैं, वो है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि डेल्टा क्यू क्या हो, स्थूल रूप में छोटे आयतन अवयव डेल्टा वी में समाये हुए आवेश हों, जो सूक्ष्म अवयवों की विशाल संख्या को सम्मिलित करते हों, तो रो बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति घन मीटर। इस प्रकार से 3 प्रकार के रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को हमने जाना। एक चीज और हम यहां आपसे कहना चाहेंगे कि यह संतत आवेश वितरण की जो धारणा है हमारी, ये यांत्रिकी की जो हमारी संतत संहत वितरण की धारणा है, एकदम उसी के समतुल्य है। हम जब कभी कभी यांत्रिकी में किसी द्रव का घनत्व परिभाषित करते हैं, तो वास्तव में हम स्थूल घनत्व की बात कर रहे होते हैं। हम उस द्रव को एक संतत तरल मान लेते हैं, और वहां पर उसकी विविध आणविक रचना की हम उपेक्षा कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां एक संतत आवेश वितरण को हम परिभाषित कर दे रहे हैं। एक बात और, जो संतत आवेश वितरण है, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र को वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे विविक्त आवेश के कारण हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्राप्त करते आए हैं। हम अगर मान लें, अब यहां से देखेंगे, हम यहां से एक उदाहरण लेकर के करेंगे। हम मान लें कि अगर किसी दिक् स्थान में संतत आवेश वितरण रो हो, संतत आवेश वितरण कितना हो, रो हो, वहां पर संतत आवेश वितरण रो हो, और वहां पर हमको यह देखना हो कि वहां पर एक सुविधाजनक ढंग से हम एक मूल बिंदु O को चुन लें उस संतत आवेश वितरण में, और आवेश वितरण में किसी बिंदु का स्थित सदिश हम ले लें, सदिश R ले लें, तो हमारे पास ये रो इस सदिश R का फलन होगा, क्योंकि दूसरे बिंदु पर यह परिवर्तित हो सकता है। यह सदिश R का फलन होगा, जो हमारे पास ये रो है। रो क्या है हमारे पास, रो क्या है, ये है हमारे पास उस संतत आवेश वितरण में आवेश घनत्व है, तो यह सदिश R का फलन होगा। अब हम मान लेते हैं कि रो का एक बिंदु से दूसरे बिंदु में परिवर्तन भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हमने किया ये कि आवेश वितरण को डेल्टा वी, ध्यान दीजिए, डेल्टा वी माप के छोटे छोटे आयतन अवयवों में बांट दिया।
अब हमने जब डेल्टा वी माप के छोटे छोटे आयतन अवयवों में माप दिया और आवेश घनत्व वहां पर रो है, तो डेल्टा वी जो हमारा एक छोटा अवयव होगा उस पर आवेश कितना हो जाएगा, उस पर आवेश हो जाएगा रो डेल्टा वी। रो डेल्टा वी उस पर आवेश हो जाएगा। अब आइए कुछ गणना करते हैं। हमने जो यहां चित्र है इसको ध्यान से देख लेना है कि ये हमारे पास ओ मूल बिंदु माना है। यहां पर हमारे पास एक अन्य बिंदु बाहर हम पी बिंदु का चयन करते हैं जिसका ओ के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो सदिश आर है। जो ओ के सापेक्ष इसका स्थित सदिश आर है जैसा मैंने आपसे कहा था। और जो हम जो पी बिंदु चुन रहे हैं, ये पी बिंदु उस आयतन आवेश जो हमारे पास आयतन आवेश अवयव है जिस पर कितना आवेश हमने कहा है रो डेल्टा वी है, उससे आर डैश दूरी पर है और उसकी दिशा में इकाई सदिश आर डैश कैप है। तो हम यहां उसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र पता करें तो कितना होगा, उसी तरीके से जैसे हमने पहले पता किया था, कूलाम के नियम का उपयोग करें तो विद्युत क्षेत्र ई का मान होगा 1 इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। अब यहां पर एक चीज हमको ध्यान देनी है, आर कैप मैंने बताया वो इकाई सदिश है आयतन अवयव से उस पी बिंदु की ओर और आर डैश दूरी है। अब यहां पर हमको कुल आवेश कुल हमारे पास विद्युत क्षेत्र पता करना हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत का हम सिद्धांत सहारा ले लेंगे। अगर हमको कुल विद्युत क्षेत्र पता करना हो तो जितने आयतन अवयव डेल्टा वी की तरह हमने बांटे हैं सबके कारण विद्युत क्षेत्र कल करके अध्यारोपण के सिद्धांत से हम पता कर लेंगे। तो जो हमारे पास इसको अगर हम डेल्टा ई कहें, इसको हमको वास्तव में लघु अवयव था तो इसको डेल्टा ई कहते हैं, और कुल विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करें तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। ये हमने यहां पर ये लगा दिया। अब आपको एक चीज देखना है कि रो हमारे पास आर डैश और आर डैश कैप ये सब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल सकते हैं। और एक चीज हमको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर हमको ये वास्तव में ये लगभग बराबर होगा, हम इसको कहना चाहें अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि डेल्टा वी माप जो है अगर वो लगभग 0 के बराबर हो जाए, टेंस टू 0 हो जाए, तो इसको भी हम समाकल रूप में दिखा सकते हैं जैसा कि हमने कुछ विद्युत फ्लक्स में कर रखा था। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कूलाम के नियम और अध्यारोपण के नियम का उपयोग हम कर सकते हैं संतत आवेश वितरण के लिए, विविक्त आवेश के लिए, आंशिक संतत आंशिक विविक्त के लिए। इस प्रकार से हमने संतत आवेश वितरण को भी जान लिया, उसके कारण विद्युत क्षेत्र को भी जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी आज हमको चर्चा करनी है, गाउस का नियम। गाउस के नियम का स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसलिए हमने कहा कि अगर विद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर होगा Q/ε0। एक चीज और, अभी हमने इसके पूर्व पढ़ा है जब हम विद्युत फ्लक्स की चर्चा कर रहे थे कि अगर डेल्टा एस पृष्ठ क्षेत्रफल है हमारे पास तो वहां से वो विद्युत क्षेत्र ई से में अगर डेल्टा एस पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, मैंने आपको कहा था, सिग्मा ई डॉट डेल्टा एस। जहां पर ये लगभग बराबर मैंने कहा था, तो हम उस तरीके से यहां ये भी कह सकते हैं कि फाई लगभग बराबर सिग्मा ई डॉट डेल्टा एस बराबर Q/ε0 होगा। और अगर डेल्टा एस बहुत छोटा अवयव लिया जाए, टेंस टू 0 हो, तो उसको समाकल के रूप में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई सदिश ई डॉट सदिश डेल्टा एस बराबर Q/ε0। Q उस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध है, उस पृष्ठ के अंदर आवेश जो है उसका मान है, किसी पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश होता है उसका मान Q है। अब आइए इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। गाउस के नियम की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं? हमने यहां देखा कि एक आर त्रिज्या का गोला है, ये अपने केंद्र पर रखे हुए प्लस Q आवेश को हम कह सकते हैं, प्लस Q आवेश को परिबद्ध किए हुए है। इस गोले का एक पृष्ठ अवयव डेल्टा एस है, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है जो मैंने यहां पर दिखाया है, और इस पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई है। एक चीज और, इस दिशा में जो इकाई सदिश है वो एन कैप है, यह भी मैं आपसे बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर इस डेल्टा एस पृष्ठ क्षेत्रफल से पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना हो डेल्टा फाई, तो वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा 1/4 पाई ε0 Q/r²। हम यहां पर अब देखें, ये हम जो लिख रहे हैं सदिश रूप में लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा आर कैप
डॉट हमको यहां पर लेना होगा डेल्टा एस सदिश, यहां पर हमको लेना होगा। अब आप देखें यहां पर हमने क्या किया है, कूलाम के नियम का उपयोग किया है और कूलाम के नियम से हमने यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान रखा है और फिर डेल्टा एस यहां पर लगा दिया है। अब हमको यह देखना है कि जो आर कैप है, जो आर कैप हमने लिया है ये क्या है। आर कैप गोले के केंद्र से, जो हमारे पास ये सेंटर ओ है, गोले के केंद्र से ये जो क्षेत्र अवयव है डेल्टा एस की ओर ध्रुवांतर रेखा यानी कि रेडियस वेक्टर की ओर क्या है, अनुदिश है। ये जो हमारे पास आर कैप क्या है, केंद्र से ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश इकाई सदिश है। अब हम ये जानते हैं कि गोले के किसी भी बिंदु पर अभिलंब जो होता है, गोले के किसी भी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर रेडियस वेक्टर अर्थात ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश होता है। इसका मतलब आर, इधर आर कैप, सॉरी इसको हमने एन कैप लिखा था, ये आर कैप होगा। आर कैप और डेल्टा एस ये दोनों एक ही दिशा में हो गए, सदिश डेल्टा एस की दिशा और आर कैप की दिशा एक ही हो गई, दोनों समांतर हो गए। और जब ये समांतर हो गए तो ये इसका प्रोडक्ट हमको मिल गया, डेल्टा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डेल्टा एस, ये हमको प्राप्त हो गया। इसको यहां आप समझेंगे ये आर कैप है, जिसको एन कैप लिखा हुआ था, ये आर कैप है। वस्तुतः अब इस गणना को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास डेल्टा एस प्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हमको डेल्टा फाई प्राप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस गणना को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो हमने डेल्टा एस प्रस्थ क्षेत्रफल द्वारा पता किया है। अब हमारे पास जो हमारा पूरा गोला है उसके कारण गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। इस प्रकार के जितने छोटे छोटे क्षेत्र अवयव हम उस गोले के पृष्ठ पर चयन करेंगे उन सबका योग होगा, तो वो हमारे पास फाई कहलाएगा और फाई बराबर होगा सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा एस। अब आप देखें कि हमारे पास जो आर है ये सभी से बराबर दूरी पर है। क्षेत्र अवयव का प्रत्येक, जो हमारे पास जो गोले के पृष्ठ का प्रत्येक क्षेत्र अवयव आवेश Q से समान दूरी R पर है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर और यहां पर हमारे पास हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस, जहां पर सभी डेल्टा एस हमने सिग्मा में जोड़ने की कोशिश की है। अब यहां पर देखें हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखें कि डेल्टा एस जितने गोले के पृष्ठ पर इस तरीके से अवयव होंगे उन सबको हम जब योग करेंगे तो आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर हम मान रख दें तो कुल हमारे पास वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे फाई बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, जो कि गाउस के नियम में हमको बताया गया था, यही हमको कथन में बताया गया था, जो हमने यहां सिद्ध करके आपको दिखा दिया है, यही गाउस का नियम है। अब एक चीज और बता दूं गाउस के नियम के बारे में। जो गाउस का नियम है वो हमारे पास सत्य होता है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, कैसा भी बंद पृष्ठ हो वो सभी के लिए हमारे पास गाउस का नियम सत्य होता है। और जो इसके दाहिने पक्ष में, गाउस के नियम के समीकरण के जो दाहिने पक्ष में ये क्यू दिखाया गया है, ये क्या है, ये उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है। हो सकता है उस पृष्ठ में कई आवेश हो तो कुल आवेश जो है वो क्यू हमको ये लिया गया है। इसलिए गाउस का नियम हमारे पास सत्य है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी आम आप का हो, कैसी भी आकृति का हो, उसके लिए सत्य होगा। और ये जो दाहिने पक्ष में आया हुआ क्यू है ये कुल आवेश है जो पृष्ठ से परिबद्ध किया जाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। एक बात और कि हम यहां पर जो गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं इसमें हमको जब भी गणना करनी है तो इस बात को क्लियर हमको पता होना चाहिए कि पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हो रहा है। अब गाउस के नियम को हमने जान लिया। अब यहां पर हम अभी जब अगला कक्षा आपसे लेंगे, अगली कक्षा में आपसे चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे, तो वहां गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे और वहां पर हम गाउसीय पृष्ठ की कुछ विशेषताएं भी आपसे बताएंगे जो आपको इस गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो इन सब चीजों को हम साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपको विद्यार्थियों इस गाउस के नियम को बहुत ध्यान से देखना है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी बंद पृष्ठ से अगर परिबद्ध आवेश Q हो तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हमने आज जो जाना उसको एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं। हमने ये जाना
सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश के बारे में जाना, फिर हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना, वैद्युत फ्लक्स के बाद हमने संतत आवेश वितरण के बारे में जाना, और संतत आवेश वितरण के बाद हमने गाउस के नियम के बारे में भी जाना। तो इस प्रकार से हमने इन सब चीजों को जाना। आपके लिए जो अभ्यास कार्य मैं लेकर के आया हूं, वो अभ्यास कार्य क्या है, यह भी जान लीजिए। वो अभ्यास कार्य है कि इस गाउस के नियम का खूब अभ्यास करना है। इसके बारे में आपको इसका जो डेरिवेशन है, इसकी जो उत्पत्ति, इसका जो कथन है, इसको सतत रूप से अभ्यास करना है। इसको समझना है कि हमने किस तरीके से गाउस के नियम को सिद्ध किया है, और जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में बताया है उनको भी लिख लेना है कि ये क्यों क्या है और किस तरीके से इसका हम यहां पर परिबद्ध आवेश लेते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए गाउस के नियम का अभ्यास और संतत आवेश वितरण पर एक बार फिर से जितने तरीके के हमने आवेश घनत्व बताए, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, तीनों की परिभाषाओं को याद करके उसके कारण क्षेत्र भी बताना है। तो आज की कक्षा में हम इतना